एक रिलेशन बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा। इस पॉइंट, किसी पॉइंट एक्स पर जो प्रेशर होता था, तो P इक्वल टू होता था P नॉट, अगर वो इक्वेशन है साइन ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो आप क्या होता है यहां पे ये वाई एक्स पॉइंट, ये आपका एक्स इक्वल टू एक्स वाला पॉइंट हो गया। तो यहां से एक लेयर जो थी वो एक एसएचएम करती थी ना, एसएचएम करती है। तो याद रखिएगा वो जो एसएचएम हो रहा है, तो अगर उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एस नॉट, तो एस नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी होगी इक्वेशन। अगर वहां प्रेशर की इक्वेशन साइन में है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कॉस में होगी। ठीक है, इसका रीजन मैं बताऊंगा, इसका एक अलग ही डेरिवेशन है। ठीक है, और अगर इक्वेशन है P इक्वल टू P नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या आएगी, एस इक्वल टू एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी अभी। जरूरत किस चीज के लिए पड़ रही है, मैं देखना चाहता हूं कि एनर्जी क्या वो ट्रांसफर कर रहा है, क्या वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो एक बार बताइए, अगर एक लेयर है उस पर एक फोर्स एफ पड़ रहा है, अगर एक फोर्स एफ पड़ रहा है, ठीक है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स का, तो व्हाट इज द वर्डन। अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर है और फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है, तो व्हाट इज द वर्डन, वर्डन इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एक्स। ठीक है, और अगर मुझे उसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया एस, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया एस। ठीक है, एस क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और यहां से जो प्रेशर पड़ रहा है वो P नॉट है, तो अभी प्रेशर के टर्म में वर्डन कितना हो जाएगा, P नॉट इंटू P इंटू एस, P इंटू एस, दिस इज द फोर्स ना, दिस इज द फोर्स इंटू एक्स। क्लियर है क्या यहां पे, क्लियर है इतना सबको, ये हो जाएगा वर्डन, वर्डन ये हो जाएगा। तो व्हाट इज द पावर, पावर P इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग द वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम T। तो अगर क्या हो जाएगा, D ओवर डी टी ऑफ F, F इंटू एक्स, कितना हो जाएगा ये F डी एक्स ओवर डी टी, तो ये हो जाएगा F इंटू वी। ठीक है, तो प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, P इंटू एस, और व्हाट इज द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होगी वो निकाल लोगे ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी, अब एस है ये, एस का डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये आपको वाई इक्वल टू वाई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दोगे अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वाई नॉट को मैं देता हूं ए नॉट, कितना हो जाएगा, डी ट्रांसफर। बोलो बेटा, बोलिए, क्लियर, इतना क्लियर है। ओके, तो ये पॉइंट है, वो क्या होगा, अब इस पॉइंट पे जो प्रेशर साइड लग रहा है उतना ही प्रेशर पी साइड लग रहा होगा। ठीक है, तो वो प्रेशर कितना जाएगा, पी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वाई की इक्वेशन क्या होगी,
क्या हो रहा है, डी वाई ओवर डी टी आ रहा है ना। डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी टी कितना जाएगा, डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा माइनस ए ओमेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पावर ट्रांसफर बेटा क्या हो जाएगा यहां से, पावर ट्रांसफर ई इक्वल टू पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू ए ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सॉरी के एक्स, नहीं तो ये ओमेगा टी बाहर है ना, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो ओमेगा बाहर आएगा ना, यानी के एक्स एज ए कॉन्स्टेंट कंसीडर करोगे तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा तो माइनस ओमेगा आएगा, तो वो आ जाएगा माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो व्हाट इज द पावर ट्रांसफर, दैट इज पी नॉट, ये स्मॉल पी नॉट है, ठीक है, ये प्रेशर का पी नॉट है, ये पावर है, दैट इज पी। नोट करो इतना, ये रीजन आप याद रखिएगा, इसका रीजन मैं आपको बाद में दूंगा। एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में रिलेशन इस तरह से ही आता है, किसी भी गैस, कोई भी गैस कहीं पर ट्रांसफर हो रही तो इस तरह से आएगा रिलेशन। ये एस भी आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया एस भी आएगा यहाँ पे। यहां पे ये कैपिटल पी क्या है, कैपिटल पी इज द इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसफर, ठीक है, और स्मॉल पी क्या है, उस स्मॉल पी पे प्रेशर पी नॉट, प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके, तो पी इंस्टेंटेनियस जो पावर ट्रांसफर हो रहा होगा वो कितना हो गया, हो जाएगा प्रेशर पी नॉट, ए एम्पलीट्यूड वहां पे जो जिस एम्पलीट्यूड में वो यानी वाइब्रेट कर रहा है, आपको जिस एम्पलीट्यूड वाइब्रेट कर रहा है, एस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अभी एवरेज पावर लोगे तो एवरेज के लिए क्या किया था हम लोग, एसी में पढ़ चुके थे, कॉस ओमेगा टी के एक्स का जो एवरेज आता है एक टाइम इंटरवल में 1/2 आता है, तो दैट इज बाई, ओके। इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है एस, इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है एस, तो इंटेंसिटी क्या हुआ, इंटेंसिटी किया गया है जितनी पावर इंसिडेंट हो रही है जितने क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पी एवरेज बाई एस, द पावर इंसिडेंट ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी हो जाएगा। तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा 1/2 पी नॉट ए ओमेगा,
ठीक है, अब इसको याद रखना है आपको, इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके, इससे पहले कल वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है। कल का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था आपका, डिटरमाइन द, वो चेंज इन वॉल्यूम वाला आ गया था। स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, एट एयर का मतलब क्या हो गया में, क्या वैसे तो सर ऑफ ऑक्सीजन बहुत सारी गैसेस जनरली अभी इस तरह स्टैंडर्ड आप मान लेते हो कि एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन? तो स्पीड, ठीक है, तो एयर में जो साउंड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव चल रही है, तो लॉन्जिट्यूडिनल रो, थर्ड फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट गामा पी बाई रो, डेंसिटी अगेन, टेम्परेचर टी के टर्म में आता था, गामा आर टी, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया मीडियम का, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको, आपके लिए ये है ना, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म पे बात हो रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। क्या बोल रहे बेटा? वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वही हो रही है, एक मिनट, एक मिनट। अभी विनीत, अभी क्लियर है? हाँ सर। विनीत, ओके, ठीक है। तो अभी मैं इसका एडवांस यानी इसका एक नेक्स्ट वर्जन भी पूछूंगा। तो यहां पे ऑक्सीजन जो है वो मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है? डाइएटॉमिक है ना, ठीक है। तो गामा की वैल्यू जो होती है मोनोएटॉमिक के लिए कितनी होती है? 5/3। डाइएटॉमिक के लिए कितनी होती है? 7/5। एंड पॉलीएटॉमिक के लिए होती है 4/3, ठीक है। तो अब एनटीपी पे ही पूछा हुआ है, उन्होंने एनटीपी पे ही पूछा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पे, इसका भी एनटीपी पे ही पूछा हुआ है, तो इसका मतलब इस वाली गैस के लिए जो टेम्परेचर टी होगा वो वही गैस उस वाली टेम्परेचर के लिए होगा, प्रेशर भी पी सेम होगा। तो यहां पे क्या करोगे? वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट अपॉन वी हाइड्रोजन इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है वहां पे ना, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 16 हो गया क्या? ठीक है।
अब देखो ये भी डाइएटॉमिक है और ये भी डाइएटॉमिक है, तो गामा गामा भी घट गया, आरटी आरटी भी घट गया, तो यहां से VO2 बाई V हाइड्रोजन इक्वल टू आया क्या, अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन अपॉन अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर क्लियर। तो यहां से कितना हो गया, VO2 उसने दे रखा है कितना 332 बाई V हाइड्रोजन दे रखा है, एंड दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन का हो गया मॉलिक्यूलर वेट 2 और इसका हो गया ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, ठीक है 16 हो गया, तो ये 8 हो गया, तो 332 अंडर रूट 8 इक्वल टू H2, ये आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि एनटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे टेम्परेचर कितना लिया जाता है 273, कितना लिया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे टेम्परेचर कितना लिया जाता है 273, प्लस एनटीपी पे जो टेम्परेचर होगा वो होता है 27 शायद डिग्री सेंटीग्रेड, चेक करो एक बार। एनटीपी पे टेम्परेचर क्या लिया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, सेवन, तो केल्विन में कितना हो गया 27 बोल लेना 300 हो गया ना, ठीक है ओके। सुनो यहां पे मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्वेश्चन यही दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन VO2 एट एनटीपी इज द 332 मीटर पर सेकेंड, ओके। मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द अमोनिया एट एनटीपी, ऑक्सीजन का उसने दे रखा है, तुमसे अमोनिया में पूछ रखा है, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा, फॉर्मूले पे जाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला, V इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट गामा RT बाई M नॉट, तो गामा ऊपर वाले के लिए कितना लिया जाएगा 7/5, डाइएटॉमिक के लिए 7/5 होता है, लेकिन यहां पे अब गामा चेंज हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 4/3 होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने ये लिख दिया इसको VO2 इक्वल टू कितना हुआ अंडर रूट गामा 7/5 RT बाई M नॉट, व्हाट इज द M नॉट 16, अमोनिया NH3 4/3, वहां पे अब गामा चेंज हो जाएगा बेटा सेकेंड वाले अमोनिया के लिए 4/3 RT बाई M नॉट, व्हाट इज द M नॉट अमोनिया, नाइट्रोजन अमोनिया का कितना होगा, अमोनिया NH3 है 14 प्लस 3 17, RT इस केस में केवल RT घटेगा, गामा नहीं घटेगा, रेशियो ले लोगे तो कितना हो जाएगा VO2 बाई V अमोनिया इक्वल टू 7 into 17 ये हो जाएगा आपका 7 into 16 by 5 upon
4 इंटू 17 बाई 3, ये हुआ ना। आगे क्या हो जाएगा, VO2 बाई VNH3 इक्वल टू 7 इंटू 16 इंटू 3 बाई 5 इंटू 4 इंटू 17। क्लियर। क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं यहां पे थोड़ा सा, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द दिस डाटा इज गिवन टू यू। ये भी नहीं दे रखा वहां पे, केवल O2 कभी भी O2 ही बोल देगा। आपको गामा की वैल्यू याद होनी चाहिए, मोनोएटॉमिक के लिए पाई डाई एटॉमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक के लिए क्या है। मैंने तुमसे पूछा, क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन ऑक्सीजन इज 332 मीटर पर सेकेंड एट एनटीपी। ठीक है, एनटीपी मैंने आपसे बोल दिया, ये डाटा दे रखा है। उसने कहा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन हीलियम एट 200 केल्विन, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो गया, एक काम करता हूं 127 कर देता हूं। 127 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन हीलियम एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो निकाला जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा अवेयर है सिचुएशन से, आपको फॉर्मूले का ढंग से नॉलेज है, तो आप निकाल सकते हो। मेरे को बताओ, मेरे आप पहले निकालो और फिर मेरे वाले से मैच करो, देखते हैं सही होता है कि नहीं होता। What is the VO2? VO2 that is equal to gamma. So what is the gamma for O2? 7/5. 7/5 ना। RT NTP पे दे रखा है, यानी 300 केल्विन। 273 plus 27 equal to 300 by M naught. What is the M naught ऑक्सीजन? 16। ठीक है। हीलियम He, हीलियम के लिए क्या लगेगा, अंडर रूट गामा। गामा कितना हो जाएगा, 5/3। 5/3 RT 400 हो जाएगा। 400 क्यों, क्योंकि 273 प्लस 127 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो गया ना। 400 केल्विन हो गया, तो 400 बाई हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया हीलियम का, 1 हीलियम का कितना होता है, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का कितना हुआ। तेजल, ध्रुव, विनीत, विनीत कहां गया बेटा, इसका नेट की प्रॉब्लम आ रही है आज। 2। ठीक है, इसका रेशियो ले लोगे, वैल्यू जो कटेंगी कट जाएंगी। क्या कट रहा है, केवल इस केस में केवल R कट रहा है, बाकी आप फर्दर सॉल्व कर लोगे आ जाएगा।
उसके बाद सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नियॉन टू द वाटर वेपर एट द टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नियॉन इज गिवन टू यू एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वेपर फेस इज गिवन टू यू. ओके. अच्छा, वाटर वेपर में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा और H2O होगा ना. वाटर वेपर में H2O होगा मेनली. वाटर वेपर में H2O होगा ना मेनली. तो दिस इज द पॉलीएटॉमिक 4/3 लोगे ना इसको. ठीक है. नियॉन को क्या XE से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ZE है. एन नियॉन को किसे, वो जिनॉन होता है. ठीक है. नियॉन NE तो मोनोएटॉमिक गैस हो गई ना ये. तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5/3. ठीक है. एट एनी टेम्परेचर बोल रखा है. एनी टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन नियॉन NE? दैट इज द गामा RT by MNE by H2O, that is equal to under root gamma RT by MH2O. ठीक है. इसके लिए गामा की वैल्यू कितनी लोगे? 5/3 लोगे ना. RT बाई मॉलिक्यूलर वेट उसने दे रखा कितना? 2.02 इंटू 10⁻² kg पर मोल. तो 2.02 इंटू 10⁻² ही ले लो, क्योंकि वो रेशियो में तो कट जाएगा वो. तो 2.02 इंटू 10⁻² अपॉन गामा की वैल्यू है यहां पे 4/3 RT बाई एम नॉट. 1.8 इंटू 10⁻². आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटीज का रेशियो ही पूछा है ना उसने, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे आप. उसने वहां पे डाटा में दे रखा है पर मोल का दे रखा है, तो 10⁻² कट जाएगा. आप केवल 18 ले सकते थे और उधर 2.02 ही ले सकते थे. नहीं, 280 नहीं, 180 लेते तब. ओके.
आपका ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेके 20 इंटू 10 की पावर 3 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है। ठीक है, ठीक है। जिसकी इंटेंसिटी, अगर साउंड की इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जितनी पावर पर यूनिट एरिया इंटर गिर रही है, ठीक है। साउंड की इंटेंसिटी जितनी हाई होगी हम कहेंगे लाउडनेस उतनी हाई है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता, डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता। ओके, कुछ पॉइंट लिख लीजिए, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। द साउंड इंटेंसिटी दैट द ह्यूमन ईयर कैन हियर रेंज फ्रॉम 10 की पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी इतनी इतनी अगर हमें एनर्जी सुननी है ना, अगर हमें साउंड एनर्जी सुननी है तो उसकी जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो इतनी होनी चाहिए, कितनी, 10 की पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इससे नीचे 10 की पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वो ब्लूटूथ स्पीकर खरीदते हो ना, उस पर लिखा होता है 4 वॉट, 5 वॉट, 6 वॉट का, यानी वो इतनी एनर्जी वहां पे निकाल रहा है। लेकिन ह्यूमन ईयर जो है वो 10 की पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की अगर इतनी एनर्जी गिर रही तो उसको वो सुन सकता है। ठीक है, 10 की पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इससे कम अगर इंटेंसिटी की एनर्जी गिर रही है तो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। ओके, लेकिन यहां पे एक चीज और देखी गई कि अगर इंटेंसिटी को डबल कर दोगे तो लाउडनेस डबल नहीं होती है, लाउडनेस डबल नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, साउंड की इंटेंसिटी को डबल कर दिया, यानी पर एरिया एनर्जी गिरने वाली डबल हो गई, तो लाउडनेस इंटेंसिटी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होती है। उसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया प्रैक्टिकली, तो वहां से रिलेशन आता है बीटा इक्वल टू, बताता हूं बीटा क्या है। बीटा इक्वल टू हो गया 10 log I बाई आई नॉट, वेयर आई नॉट इज द रिफरेंस इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल से ग्राफ खींचा गया है, प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकली इस चीज को निकाला गया है। देखा गया कि अगर लाउडनेस डबल कर दिया, नहीं, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डबल कर दी तो लाउडनेस डबल नहीं हो रही है, जो ह्यूमन जिस ईयर को सुन सकता है, साउंड को सुन सकता है। तो यानी हम किस मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, फाइनली उसमें इंटेंसिटी को बढ़ाते गए और उसको मेजर करते गए और उस ग्राफ की एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकली और फिर उसको उन्होंने इस तरह से किया कि यानी लॉग वॉग लेके निकाला, तब वो एक लीनियर इक्वेशन आती है। ठीक है, तो यहां पे बीटा क्या है, विनीत को बेचारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये एजी बेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, मिस्टर एजी बेल, और उसी के नाम पे ये इसकी साउंड इंटेंसिटी की वैल्यू रखी गई डेसिबल। ठीक है, दैट शोज दैट द, एक मिनट, बाई एक्सपेरिमेंट बेल ने कहा कि भाई अगर लाउडनेस की इंटेंसिटी को 2 टाइम्स करना है, लाउडनेस को 2 टाइम्स करना है, तो इंटेंसिटी, जैसे अभी मैंने एक इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मेरे कान में पड़ी और मुझे वो लाउडनेस एक क्वांटिटी कुछ फील हो रही थी, अगर मुझे उस लाउडनेस को 2 टाइम करना है तो ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंसिटी को भी 2 टाइम कर दूंगा और लाउडनेस मेरे कान में वो बढ़ जाएगी, नहीं, उसके लिए मुझे
इंटेंसिटी ऑफ द साउंड को 10 टाइम्स करना पड़ता है, तब मुझे वो लाउडनेस 2 टाइम्स फील हुई। ठीक है, वेयर आई नॉट इज द रिफरेंस इंटेंसिटी, और ये रिफरेंस इंटेंसिटी किसको लिया गया? ये रिफरेंस इंटेंसिटी लिया गया जो हम ह्यूमन सुन सकते हैं। 10 इंटू कितना था वो? 10⁻12 12 लिया गया। ठीक है, आई कौन सी इंटेंसिटी हो गई? आई जो इंटेंसिटी आप मेजर कर रहे हो। इसको बेटा याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना है और देखना है कि फॉर्मूले में है क्या चीज है वो। आई वो इंटेंसिटी हो गई जिसको आपको मेजर करना है, एंड आई नॉट क्या हो गया? रिफरेंस इंटेंसिटी हो गई ऑफ द साउंड। द आई नॉट इक्वल टू कितना हो गया? आई नॉट इक्वल टू हो गया आपका 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके इस हिसाब से बीटा की वैल्यू निकाल लो। जब आई की वैल्यू 1 हो गई तो आई की वैल्यू 1 के लिए बीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए? बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इंटू लॉग आई। जब इंटेंसिटी 1 वॉट पड़ रही होगी तो बीटा की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा? आई बाई 10 की पावर -12 हुआ ना। ये रिफरेंस इंटेंसिटी हुई जो साउंड वेव मिनिमम एक ह्यूमन सुन सकता है। तो आई की वैल्यू 1, अगर इंटेंसिटी वहां पे 1 वॉट की है तो लाउडनेस का फैक्टर आप किस तरह से निकाल लो? बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 लॉग 10 की पावर 12, तो 12 बाहर आ गया तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 120 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1 हो गया तो कितना हो गया? 120 हो गया बीटा की वैल्यू। अगर आपने इंटेंसिटी को 1 वॉट कर दिया तो हम ह्यूमन कितनी इंटेंसिटी को सुन सकते हैं? 10 की पावर -12 वॉट को सुन सकते हैं ना। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी मिनिमम इंटेंसिटी पे जो हम सुन सकते थे, तो इस टाइम अगर आपने उस टाइम उसकी एनर्जी कितनी थी? 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कितनी थी? 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर था, पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने 1 वॉट कर दिया तो मुझे जो अपनी बेसिक मैं लाउडनेस सुन सकता था उससे 120 गुना आप लाउडनेस अभी सुन सकते हो। ठीक है, बेटा इसको याद रखना, इसको याद रखना। ये पॉइंट तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आप याद रखना है कि भाई अगर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आप 2 टाइम्स कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको लाउडनेस भी 2 टाइम्स सुनाई देगी। लाउडनेस किसके रिफरेंस में है? लाउडनेस है उस एनर्जी के रिफरेंस में जो आप मिनिमम सुन सकते हो। उससे छोटी एनर्जी नहीं सुन सकते, उसके रिफरेंस में आता है। और उस रिफरेंस किस फॉर्मूले को फॉलो करता है? वो मिस्टर बेल का जो फॉर्मूला दिया है उसको फॉलो करता है वो। क्लियर? तो अगर ऐसे सेंटेंस दिया है कि भाई लाउडनेस अभी अगर बीटा इक्वल टू 1 हो गया, बीटा इक्वल टू 1 हो गया, मैंने मान लो कि मैंने बोल दिया बीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो उस केस में कितनी एनर्जी गिर रही होगी कान पे? तो बीटा इक्वल टू 1 कर दोगे तो कितना आएगा? देखो बीटा इक्वल टू 1 कर दिया आपने तो 1/10 इक्वल टू लॉग ऑफ आई बाई 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 आया। ठीक है, तो अभी कितनी इंटेंसिटी एनर्जी गिर रही होगी बताइए? आई बाई 10 की पावर -12 इक्वल टू एंटी लॉग लोगों कितना आएगा वो? अच्छा ये अगर दे रखा है लॉग ए इक्वल टू बी दे रखा है, बेस 10 है, तो अगर एंटी लॉग लोगे तो कितना आएगा? टेन की पावर बी इक्वल टू ए आएगा ना।
एंटी लॉग ले लो तो 10 की पावर b इक्वल टू आएगा। तो अगर आप यहां पे लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 है ना, ये वैल्यू 1/10 है। बोलिए, तो एंटी लॉग ले रहे तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 10 की पावर 1/10। बोलो भाई, या फिर 10 की पावर ये आपने लिया, एक मिनट, I/I0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको देखिए, इसको log ऑफ I/I0 इक्वल टू 10 की पावर -1। व्हाट इज द I/I0, 10 की पावर -1। ठीक है, तो व्हाट इज I0 इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -1। नोट करो, एक मिनट, एक बार चेक करता हूं मैं इसको, सही है कि नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज द I0, सही है ये। व्हाट इज I0, I इक्वल टू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -1। नहीं आएगा निशान, समझे? क्लियर है, क्लियर हुआ बेटा, पक्का क्लियर हुआ? ध्रुव, सेजल, क्लियर हुआ? लाउडनेस को किस तरह से मेजर करोगे, लाउडनेस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में मत कर देना, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लाउडनेस हमेशा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है। A sound emit by a source, क्वेश्चन लिखना। A sound emit by a source reaches a particular position with a intensity I1, What is the change in intensity? What is the change in intensity? What is the change in intensity level when another identical source is placed next to the first? A sound emitted by a source reaches a particular position
with the intensity I1. What is the change in intensity level when another identical source is placed next to first? There is no phase difference between the sources. आपको कंसिडर करना है कि दो सोर्सेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है. ठीक है, यहां पे एक सोर्स है और यहां से साउंड सोर्स जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी यहां पे I1 मिल रही है. ठीक है आपको, ठीक है. दूसरा एक सोर्स यहीं पे रख दिया गया, फिर वहां पे जा रहा है तो टोटल इंटेंसिटी कितनी मिल रही? ट्वाइस I1 मिल रही ना. तो व्हाट इज द, क्या पूछा उसने, व्हाट इज द चेंज इन इंटेंसिटी लेवल? इंटेंसिटी लेवल यानी आपको पूछ रहा है वो कि लाउडनेस क्या गई, वहां पे लाउडनेस में क्या चेंज आएगा, ये पूछ रहा है आपसे. बताइए क्या आएगा. इंटेंसिटी लेवल में क्या चेंज आया? इंटेंसिटी लेवल का मतलब क्या हुआ? बीटा पूछ रहा है वो तुमसे. बीटा को इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं. व्हाट इज द, अच्छा इंटेंसिटी लेवल बीटा, मैं क्या बोला आपको, बीटा को इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं. द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज डेसिबल. डेसिबल क्या आ जाता है, ठीक है. ओके, इसके बगल में सोर्स रख दिया. यहां पे जब सोर्स नहीं था तो व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल? बीटा. इंटेंसिटी लेवल को इंटेंसिटी से कंफ्यूज मत होना, इंटेंसिटी लेवल वही लाउडनेस बीटा हो गया, ठीक है. उसको इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं. तो व्हाट इज द बीटा? बीटा इक्वल टू 10 log I1 इंटेंसिटी गिर रही वहां पे बाई I0 रिफरेंस इंटेंसिटी होगी. ठीक है, ठीक है. बाद में क्या हो गया, यहां पे दूसरा सोर्स रख दिया, तो यहां पे इंटेंसिटी लेवल यानी इंटेंसिटी कितनी गिर रही है अभी साउंड की? 2I0 गिर रही. क्या 2I1 हो गई ना, 2I1 हो गई. तो क्या हो जाएगा? बीटा 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा 2. 10 log 2I1 बाई I0. तो व्हाट इज द चेंज? चेंज क्या हो जाएगा? बीटा फाइनल माइनस बीटा इनिशियल. तो कितना हो जाएगा? 10 log 2 बाई 10 माइनस 10 log 1 बाई 10. कितना हो जाएगा ये? 10 log 2 बाई 1 हो जाएगा ना, 2 बाई 1 हो जाएगा. log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 3 पॉइंट समथिंग होती है. log 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा?
log 2 वैल्यू क्या होती है? आवाज नहीं आ रहा है। संजना आवाज नहीं आ रहा है क्या? जीरो पॉइंट थ्री। सिजल आवाज आ रहा है ना? हाँ आवाज तो आ ही रहा होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 by 1? That is a 10 into 0.3 and that is equal to 3 decibel. So the change in energy, change in intensity level is 3 decibel. याद रहेगा? इंटेंसिटी लेवल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। A speaker emits 0.8 watt. Assume that the behavior has a point source which is emit uniformly in all direction. At distance will the intensity level is 85 decibel is what? A speaker emits 0.8 watt of acoustic power. तो 0.8 watt की acoustic power वो रिलीज कर रहा है, ठीक है? Assume that it behaves as a point source which emits uniformly in all direction. At what distance will the intensity level is 85 decibel? 85 डेसिबल किस पॉइंट पर होगा आपको बताना है। ओके, तो ये सूख जाने दीजिए इसको। ये स्पीकर है, ठीक है? ये आपका स्पीकर है, ये स्पीकर है आपका, और वो साउंड एनर्जी निकाल रहा है चारों तरफ, ठीक है? चारों तरफ निकाल रहा है, साउंड एनर्जी निकाल रहा है। अब कितनी साउंड एनर्जी निकाल रहा है वो? 0.8 वॉट, 0.8 वॉट की एनर्जी निकाल रहा है। तो यहां से r डिस्टेंस पर एक हाइपोथेटिकल स्फीयर मान सकते हो, हाइपोथेटिकल स्फीयर मान सकते हो। उस स्फीयर के एक यूनिट एरिया पे क्या एनर्जी गिर रही होगी? तो इस हाइपोथेटिकल स्फीयर का जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर r रेडियस का होगा ना, तो उसका जो सरफेस एरिया अंदर का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। बेटा ये टॉपिक टफ है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको यहां पे जो इंटेंसिटी गिर रही होगी, यहां पे जो इंटेंसिटी गिर रही होगी वो कितनी होगी? दैट I इज इक्वल टू एनर्जी कितनी जा रही है? 0.8 वॉट बाई 4 पाई r स्क्वायर। बोलिए, ठीक है? ठीक है, अब कह रहा है कि 85 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल 85 डेसिबल हो, तो बीटा इक्वल टू कितना होता है? 10 इंटू लॉग I बाई आई नॉट। व्हाट इज द आई नॉट? आई नॉट डिफरेंस ले लिया जाएगा आपका, दैट इज द 10 की पावर -12, ठीक है? तो 85 डेसिबल कितना हो जाएगा? 85 डेसिबल, तो इसकी जो यूनिट आती है 85 आती है, 85 बाई 10 इक्वल टू लॉग I बाई आई नॉट। 8.5 हो गया यहां पे, 8.5 इक्वल टू लॉग I बाई आई नॉट। व्हाट इज द आई नॉट? 10 की पावर -12, ठीक है? यहां से आ जाएगा आपका I बाई आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 8.5। बोलिए, क्लियर? क्लियर है? क्लियर है तुम लोग को? सेजल क्लियर है?
तो व्हाट इज द आई? आई इक्वल टू हो गया आपका आई नॉट इंटू 10 की पावर 8.5। ठीक है, तो व्हाट इज आई? आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 8.5। तो व्हाट इज द आई? आई इज द, आई कितना आया था बेटा? आई कितना आया था? 8.8 बाई पाई आर स्क्वायर ना, इतना आया था ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 0.8 बाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 8 9 माइनस 3.5, 8 9 10 11। ठीक है, तो 0.8 बाई इंटू 10 की पावर 3.5 बाई 4 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर आ गया यहां से, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब वो उसको वहीं पे उतना ही छोड़ दो, वो वहां पे दिया होगा या तो, ठीक है, या फिर ऐसा करोगे 10 की पावर 3.5 को क्या करोगे? 8000 अंडर रूट 10 कर सकते हो ना, बाई 4 पाई। ठीक है, अब क्या है कि पाई को 10 से काट दो। देखो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल लो, क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ द पाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 9.8 होता है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ? अंडर रूट 10 की वैल्यू भी पाई के बराबर हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। इसको आप अप्रोक्सीमेटली काट सकते हो। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2000। तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 अंडर रूट 20। ठीक है, तो ये आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। ओके, अब इस यहां से वेव का एक बहुत ही, ये समझ में आया बेटा? आज की क्लास का जो वीडियो डाल दूंगा रिकॉर्ड, उसको जरूर रिवाइज कर लेना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। लाउडनेस वाला फैक्टर में हमेशा गलती होती है, उस फॉर्मूले को याद रख लेना। व्हाट वाज द फॉर्मूला? बीटा इक्वल टू 10 log आई बाई आई नॉट, वेयर आई नॉट इज द रिफरेंस इंटेंसिटी। आई नॉट इक्वल टू कितना हुआ? 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस। तो देखो बेटा, सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या हुआ? कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हुआ? देखो कैसे हुआ कि जैसे ये एक सोर्स है, अब ये कैसा भी सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो कोहेरेंट का अगली बार से जब मैं यूज करूंगा तो आपको मैं जो 2-3 पॉइंट बता रहे हैं आप वो चीजें मान के चलिएगा। तो कोहेरेंट सोर्सेस, अब सोर्सेस कितने तरह के हो सकते हैं? अब ये साउंड का सोर्स भी हो सकता है और लाइट। अभी लाइट हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं अपना 12th में, एक वेव नेचर ऑफ लाइट एंड ए पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो जब हम वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो वहां पे हम लाइट को ऐसे वेव मानते हैं। ठीक है, कौन सी वेव? नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिनको चलने के लिए सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनकी इक्वेशंस वैसी आती है
जैसे साउंड वेव की इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोहेरेंट सोर्स बोल रहा हूं तो ये इस तरह का सोर्स होता है जिससे, व्हाट इज द सोर्स, सोर्स एक ऐसा सोर्स हुआ जिससे अब वो लाइट का भी सोर्स हो सकता है, साउंड का भी सोर्स हो सकता है। बिकॉज हम यहां पे साउंड पढ़ रहे हैं इसलिए हम कोहेरेंट सोर्सेस को यहां पे कोहेरेंट साउंड सोर्स की तरह बोल, आप समझ के लीजिएगा। लेकिन अगली टाइम से कभी भी जब मैं कोहेरेंट बोलूंगा तो आप मान के चलिएगा कि उसमें से एक पर्टिकुलर वेव, फ्रीक्वेंसी की वेव निकल रही है, कॉमनली निकल रही है, बाकी उसमें से कोई भी वेव नहीं निकल रही है और बाकी उसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं निकल रही है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही निकल रही है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे एक सोर्स हो गया, अब लाइट का सोर्स हो गया या साउंड का सोर्स हो गया, मैं मान के चल रहा हूं साउंड का सोर्स हो गया, ठीक है। तो साउंड के सोर्स से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड निकलेंगी, ठीक है। जैसे आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो ना, तो उसमें से उस सोर्स से क्या हो रहा है, उससे कुछ बीट्स भी आ रही होंगी, ठीक है, और कुछ उसमें धमक भी आ रही होगी, कोई बेस भी आ रहा होगा, हर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना। लेकिन अब अगर मैंने एक कोहेरेंट सोर्स बोला कि कोहेरेंट साउंड सोर्स, तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, वो एक ऐसा सोर्स हुआ उसमें से की करके एक आवाज आ रही है, उससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही निकल रही है साउंड की, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकल रही है। अब वो लाउड हो रही है, कम हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो उसकी लाउडनेस कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या हुए, जिसमें से एक और केवल एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड निकल रही हो, ठीक है। अब उसकी लाउडनेस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोहेरेंट सोर्स इस तरह से मैं बोल दूं कि अब बताइए कौन से कोहेरेंट सोर्स कोहेरेंट है, एक वेव ऐसी है, ठीक है, ठीक है, और दूसरी वेव है ऐसी, तीसरी वेव है ऐसी, चौथी वेव मान लो ऐसी हो गई। तो इसमें से कौन कौन से कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया हो। तो देखो यहां से ये इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी एक वेव पूरी कंप्लीट हो गई क्या, यहां पे भी एक वेव कंप्लीट हो गई। तो दिस इज द कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, इसकी वेव कंप्लीट हो रही है यहां पर कहीं जाके, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, लग रहा है कि नहीं हो रहा, ये इस तरह से जाके कंप्लीट हो रही है वहां पर कहीं बाहर। तो वो एक वेव कंप्लीट होने में उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम लग रहा है, डिफरेंट थिंग। लेकिन जितने टाइम में ये कंप्लीट हो रही है उतने टाइम में वो नहीं कंप्लीट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है ऐसी एक वेव होती तो इसको कम टाइम लगा, उसको ज्यादा टाइम लगा। तो ये दोनों भी कोहेरेंट सोर्स नहीं है, ये और ये कोहेरेंट सोर्स है, ये और ये कोहेरेंट सोर्स है। अगर इसका एक साइकिल ले लो यहां से यू, और इसको भी टाइम टी लगा और इसको भी टाइम टी लग रहा है, तो ऑफकोर्स ये फेज में आगे चल रही है, लेकिन ये भी और ये और तीनों कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। उनको का एक टाइम पीरियड, एक टाइम में अगर वो कंप्लीट हो रही है वेव, तो वो कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। संजना बेटा, नेट का इश्यू आ रहा है क्या आपको? हेलो संजना, क्लियर है अभी? ओके, ठीक है। तो ऐसे ऐसी ऐसी लाइट ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसका मतलब वो कोहेरेंट है, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। अब दूसरा पॉइंट यह आता है कि कोई भी लाइट या साउंड सोर्स एक आइडियल कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होता, ठीक है। तो लाइट के टर्म में हम वहां पे यूज करते हैं मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक इसका मतलब वहां फ्रीक्वेंसी सेम आ रही हो, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। याद रहेगा।
लाइट के केस में हम वहां पे मोनोक्रोमेटिक यूज करते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज हो गए? कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्स हो गए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ओके, अब मैंने आपको बताया कि कोई भी सोर्स, हम बोलते हैं कि आइडियल कोहेरेंट सोर्स है, लेकिन कोई भी सोर्स पर्टिकुलर एकदम डेफिनेट, तो यानी एकदम स्ट्रिक्टली कोहेरेंट नहीं होता। जैसे बोलते हैं ब्लैक ब्लैक, व्हाट इज परफेक्ट ब्लैक, तो नथिंग इज परफेक्ट ब्लैक, इवन ब्लैक होल इज नॉट परफेक्टली ब्लैक। ठीक है। तो क्या हुआ, यानी नहीं, अभी ब्रिटेन में एक शायद उन्होंने एक लेयर बनाई है, ठीक है, वो 99.9% ब्लैक है, लेकिन परफेक्टली ब्लैक वो भी नहीं है। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक का मतलब क्या हुआ, उस पर कोई भी जितनी भी वेवलेंथ पड़ रही, कोई भी उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, सबकी सब उसमें एब्जॉर्ब हो जा रही। नहीं, शायद ब्लैक होल परफेक्टली ब्लैक है, पता नहीं। देखना पड़ेगा। क्योंकि ब्लैक होल से लाइट भी नहीं निकल पाती ना, वो लाइट को भी खा जाता है। ओके, तो कोई भी सोर्स आपका परफेक्टली कोहेरेंट नहीं होता। यानी अगर एक साउंड सोर्स है, हम कह रहे हैं उससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड निकल रही है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो उसको हम कोहेरेंट मानेंगे कैसे? हम मान के चलते जैसे उसमें से मान लो n नंबर ऑफ वेवलेंथ निकल रही है, तो उसमें से n नॉट, n में से n नॉट वेवलेंथ डोमिनेटिंग है। जैसे 10 15 10 15 10 15 10 15, नहीं ऐसे नहीं है, 10 जैसे 5 10 15 5, यानी 5 ऐसे हुआ। उसमें से मान लो n साउंड वेव निकल रही है, एक n वेव्स निकल रही है, और उसमें से n नॉट की ये हो गई, n नॉट की ये हो गई, n1 की हो गई, n2 की हो गई, n नॉट की ये हो गई। तो यहां पे क्या हो रहा है, n नॉट वाली फ्रीक्वेंसी डोमिनेट कर रही है ना नंबर में, तो हम उसको एज ए कोहेरेंट मान लेते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस के बाहर है औकात के कि हम एक परफेक्ट कोहेरेंट सोर्स बना सके। ठीक है, तो लाइट, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हो तो वहां पे मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हो गया, वो भी एक तरह से कोहेरेंट का ही, यानी कौन सा लाइट वर्जन है उसका। आप कहोगे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो उसमें से लाइट निकल रही है, उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डोमिनेट कर रही है। ठीक है, अब यहां पे एक सोर्स है S1, साउंड सोर्स है, यहां पे S2 है। ठीक है, इसकी इक्वेशन है, मान लीजिए कितना हो गया, y इक्वल टू A1 साइन, अब ये यहां पे आ रहा है, ये यहां पर आके यहां पे गिरा, x1 डिस्टेंस पे यहां पे गिरा, और यहां पे यहां से आया x2 डिस्टेंस इधर से आगे यहां पे गिरा। ठीक है, ये पॉइंट यहां से x2 डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट इससे S1 डिस्टेंस पे, तो y इक्वल कितना होगा, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लगा, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लगा। ठीक है, दूसरा जो सोर्स हो गया, दैट इज द y इक्वल टू A2 साइन ओमेगा 1 हो गया, मान लो ये ओमेगा 2 हो गया, t माइनस ये k1x हो गया, ये हो गया k2x, k1x1 ये हो गया k2x2। ठीक है, यहां से जो वेव नंबर आ रहा है दैट इज द k1, यहां से जो वेव नंबर आ रहा है k2 हो गया। ठीक है, ओके ओके, तो ये वाला पार्ट क्या होता था, इसको हम फेस कहते थे ना, फाई 1 एंड दैट इज अ फाई 2। इस वाले पार्ट को हम फेस कहते थे, मैंने आपको बताया था शायद। ठीक है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू व्हाट, डेल्टा फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। क्लियर, फाई 2 माइनस फाई 1। तो यहां पे क्या करोगे, इस अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी माइनस k2x2 माइनस ओमेगा टी प्लस k1x1।
तो अगर ओमेगा ओमेगा सेम है, अगर ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है, तभी यहां पे इंटरफेरेंस होगा, याद रखिएगा। अगर कोहेरेंट है तभी वो इंटरफेरेंस बनाएंगे, वो आप कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो रहा है, हो सकता है वो दोनों मिलकर वहां पे हाई इंटेंसिटी बना रही हो, या फिर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इंटेंसिटी को लो कर दे रही हो, डजंट मैटर। लेकिन ये दोनों ही इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस तभी होगा जब सोर्स आपके कोहेरेंट होंगे। अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, एन 1/t यानी 2/t। अब इनडायरेक्टली मैं भी ये कह सकता हूं कि ओमेगा अगर वहां सेम नहीं है तो वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अगर आपका ओमेगा सेम है तभी वहां पे आपका इंटरफेरेंस हो सकता है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी या तो आपको हाई मिलेगी या लो मिलेगी, ठीक है, यहां पे चेंज इन इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। तो तभी पॉसिबल है जब वो कोहेरेंट हो। तो यहां से क्या हुआ, ओमेगा टी कट गया क्या, ओमेगा टी कट गया, बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी सेम है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 कर दिया। तो मैंने यहां तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखा था, तो उसको ले लिया मैंने ओमेगा, तो एक कट गया। तो व्हाट इज द फेज, डेल्टा फाई फेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज द K1 माइनस अरे नहीं, अगर कोहेरेंट है तो यहां पे सुनो, अगर कोहेरेंट है, अगर ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनकी स्पीड भी सेम होगी। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी n सेम है, इसका सोर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी n1, वेवलेंथ होगी λ1 और वेलोसिटी होगी v1, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी n2, वेलोसिटी होगी v2 और वेवलेंथ होगी λ2, ठीक है। अगर सोर्सेस एक ही सोर्स है, तो अगर कोहेरेंट है तो क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा, n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा, ठीक है। अगर सोर्सेस सेम है तो उस सोर्स में उस साउंड की स्पीड भी सेम होगी, तो v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा। इसका मतलब λ1 इक्वल टू λ2 होगा। अब λ1 इक्वल टू λ2 हो जाएगा तो कितना, k इक्वल टू कितना, k1 इक्वल टू 2 पाई बाई λ1 और k2 इक्वल टू 2 पाई बाई λ2। तो k1 इक्वल टू k2 हो गया ना, k1 इक्वल टू k2 हो गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, k कॉमन ले सकते हो, तो k x1 माइनस x2, k x1 माइनस x2। यहां से एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन आता है, ये बहुत आगे तक आपको सॉल्व देगा, ठीक है। व्हाट इज द x1 माइनस x2, इसने डिस्टेंस चला x1 और इसने डिस्टेंस चला x2, तो x1 माइनस x2 इज द पाथ डिफरेंस। और व्हाट इज द फेज डिफरेंस, पाई, यानी जो वैल्यूज आ रही थी एंगल में, अरे मैंने साफ कर दिया, y इक्वल कितना हुआ, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स 1, और y इक्वल कितना हुआ, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स 2। तो दिस इज द फेज, दिस इज द फेज। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के x1 माइनस x2। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा फाई इक्वल टू के कितना हुआ, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x1 माइनस x2। ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। बेटा याद रखना, देखो कुछ लोग इसको इस तरह से याद रखते हैं, मैं कहता हूं तुम इस तरह से याद रखो। क्यों, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा क्या हुआ, पाथ डिफरेंस बाई वेवलेंथ। तो ये रेशियो आ गया ना, इक्वल टू व्हाट, फेज डिफरेंस बाई एंगल 2 पाई। ठीक है, याद रहेगा। याद रहेगा सीरियल, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में कुछ लोग ऐसे ऊपर वाली याद रखते हैं, लेकिन आप इस तरह से याद रखिएगा, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 पाई, देखो नीचे कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल टू पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स डेल्टा पाई बाई वेवलेंथ लैम्डा। इस तरह से याद रखना बेटा, ठीक है।
ओके ओके, यहां पे एक सोर्स है S1 और यहां पे एक सोर्स है S2, ठीक है ठीक है। इसका जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज द A1 साइन ओमेगा टी माइनस के X1, यहां से X1 पे गया, ये X1 हो गया और ये हो गया X2, और इक्वेशन हो गया y इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस के X2। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट, निकालना है आपको। तो फेज डिफरेंस निकालोगे ना यहां पे, पहले का एम्पलीट्यूड कितना है A1, तो I1 प्रपोर्शन टू A1 स्क्वायर और I2 इज प्रपोर्शन टू A2 स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो फेज डिफरेंस कितना है यहां पे, दिस इज द फेज ऑफ फर्स्ट वेव फेज 1 एंड दिस इज द फेज ऑफ सेकेंड वेव फेज 2। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई इक्वल टू व्हाट, माइनस के X1 माइनस प्लस के X2, ठीक है। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू कितना जाएगा, डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल टू व्हाट, X1 माइनस X2 बाई X1 माइनस X2 आया था ना, अब वैसे भी कॉस आएगा तो निगेटिव या पॉजिटिव चला जाएगा, X1 बाई X2 बाई लैम्डा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई 2 पाई एंड दैट इक्वल टू X1 माइनस X2 बाई लैम्डा। तो व्हाट इज द डेल्टा फाई, डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट X1 माइनस X2 बाई लैम्डा। फेज डिफरेंस आ गया ना, तो यहां से जब फेज डिफरेंस आ गया तो y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू आया, y रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आएगा, y रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस y1 y2 cos फाई का अंडर रूट, और यहां पे जो cos फाई रखा जाएगा वो क्या होगा, वो ये वाला फाई होगा, ये वाला फाई होगा। तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, इंटेंसिटी रिजल्टेंट आई, रिजल्टेंट इक्वल टू यहां पे स्क्वायर कर दोगे ना, स्क्वायर रख दोगे यहां पे, तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई। क्लियर हुआ क्या बेटा, तेजल संजना आप लोगों को सबको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। ठीक है, तो यहां पे cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1, cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो I रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हुआ, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, यहां पे cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होना चाहिए आपका 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, 0 या फिर जीरो पे वैल्यू 1 होगी ना, cos 0, और पाई पे वैल्यू कितनी होगी, -1, -1 होगी, तो 0 होना चाहिए, और फिर से अगेन +1 कब आ रही है, +1 आ रही है पाई पर, 2 पाई पर, 0 2 पाई, ठीक है। अगर -1 होगी तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो उस केस में क्या, अगर 0 हो रहा है वैल्यू तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वैल्यू पाई आ गई तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा,
तो उस केस में ये मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हुई, आई मैक्स आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। आई मिनिमम कितना जाएगा उस केस में, कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस पाई, पाई होना चाहिए, या फिर यहां से 2 पाई ऐड करोगे तो कितना जाएगा, या ये हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई। तो उस केस में इंटेंसिटी कितना जाएगा, अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस आना चाहिए आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका फेज डिफरेंस आना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको फेज डिफरेंस आना चाहिए। द फेज डिफरेंस मस्ट बी अ इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई, यानी 2 एंड पाई। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आई रिजल्टेंट जो होगी आई मैक्स होगा, आई मैक्स होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 पाई। तो आई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आई रिजल्टेंट उसमें आई मिनिमम होगा। चलो आज के लिए बेटा अब काम यहां पे होगा, मशीन चलेगी, बंद करते हैं। क्या बाउंसर जाएगा क्या, अभी तो बस थोड़ा सा हुआ। ठीक है, छोड़ना इसको, यहां पे छोड़ते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं ना, कल आप लोग सेकंड असाइनमेंट लगा के रखो और उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सेजल बेटा, ठीक है, अभी हम क्लास खत्म कर रहे हैं बेटा। हेलो सेजल, हेलो सेजल, हेलो सेजल, अभी हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लास समझ में आया संजना? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बेटा बाय।